हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कांस्टेबल, अकाउंट्स असिस्टेंट स्क्वास्ट एज वेल एज असिस्टेंट कम टाइपिस्ट स्क्वास्ट। तो इस सीरीज़ में आज का लेक्चर जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो इस पे कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के जरिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू। तो हमें बताना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज़ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इज़ रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ऑप्शन डी इज़ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको अडॉप्ट किया गया था एट क्योटो, जापान में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड इट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड इट केम इनटू फोर्स इन फरवरी 2005। तो फरवरी 2005 में जो है इट केम इनटू फोर्स एंड इसका जो मेन मोटिव था दैट वाज रिडक्शन ऑफ 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी याद रखना है, 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहला जो है दैट इज़ CO2, दूसरा जो है दैट इज़ CH4 यानी मीथेन, तीसरा जो है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा जो है दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बनस। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बनस। एंड फिफ्थ वन जो है दैट इज़ पेरिफ्लोरोकार्बनस, पेरिफ्लोरोकार्बनस। ठीक है, तो एंड द सिक्स्थ वन इज़ द सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दीज आर द 6 गैसेस जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है एंड ये इसको इसलिए अडॉप्ट किया गया था सो दैट वी कैन रिड्यूस द एमिशन ऑफ दीज 6 ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द प्रोजेक्ट होंगल वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड अमंग देम इज़ वन ऑफ देम इज़ प्रोजेक्ट होंगल। हमें बताना है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1975, ऑप्शन बी इज़ 1970, ऑप्शन सी इज़ 1980, ऑप्शन डी इज़ 1985। तो प्रोजेक्ट होंगल जो है इट वाज एक्चुअली अडॉप्टेड इन 1970s। तो आपको पता ही है दाचीगाम नेशनल पार्क जो है दैट इज़ फेमस फॉर दिस एंडेंजर्ड कश्मीरी स्टैग। तो 1917 में इसको अडॉप्ट किया गया था। देयर आर सम अदर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर आता है। ठीक है, तो इसको 1973 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट राइनो है। ठीक है, तो 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इसको जो है 1992 में अडॉप्ट। दीज आर सम अदर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स दैट वेर लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट राइनो जो है 1987 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इट वाज इन 1992। ठीक है, तो प्रोजेक्ट राइनो जो है आपको पता ही है कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम में दैट इज़ फेमस फॉर दिस वन हॉर्न राइनोसोर। तो दैट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन दैट वेरी स्टेट। ठीक है, तो टाइगर जो है दिस प्रोग्राम ये 9 टाइगर रिजर्व से स्टार्ट किया गया था एंड प्रेजेंटली वी हैव अराउंड मोर देन 50 प्रोजेक्ट टाइगर्स इन इंडिया। तो इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है जिसको 1992 में अडॉप्ट किया गया था, तो 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स वायर सेटअप। ठीक है, तो बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई थी, जैसे आपका हाथी मेरा साथी। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट। ठीक है, सो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट होंगल के बारे में पूछा गया, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 1970। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन इज द ओजोन लेयर। तो ऑप्शन ए इज़ ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी इज़ स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी इज़ मेसोस्फीयर, ऑप्शन डी इज़ थर्मोस्फीयर। तो
जो ओजोन लेयर होती है हमें बताना है कि वो वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। हमें बताना है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ इन वर्ल्ड और इन पर्टिकुलर हैबिटेट, द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन ए फूड वेब, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ अक्रॉस द प्लैनेट, द जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी विद इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है एक्चुअल में कहते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वेन्यू फॉर COP29 इज़। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 29th मीटिंग होने वाली है वो कहाँ पे, उसका वेन्यू कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्लासगो UK, ऑप्शन बी इज़ मिलानो इटाली, ऑप्शन सी इज़ बाकू अज़रबैजान, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 29th मीटिंग है दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बाकू अज़रबैजान। एक्चुअली दिस इज़ अ प्रोग्राम अंडर UNFCC जो आपका है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको 1992 में अडॉप्ट किया गया था फॉर जो आपका ग्लोबल कंसर्न है अभी दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसलिए इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में एट रॉय डी जेनेरियो समिट जो हुई थी 1992 में, और ये 1994 में फिर फोर्स में आया। ठीक है, तो इसका सेक्रेटरीट जो है दैट इज़ इन जर्मनी, बोन जर्मनी। तो इसका 29th मीटिंग जो है दैट इज़ गोइंग टू बी इन बाकू अज़रबैजान, और इसकी 28th मीटिंग जो थी दैट वाज हेल्ड एट, तो 28th मीटिंग जो है उसकी UAE में लास्ट ईयर 2023 में जो है आपके UAE में हुई थी। ठीक है, 2023 की मीटिंग। ठीक है, तो इसके पहले जो 2022 दैट वाज हेल्ड इन शर्म अल शेख इजिप्ट। 2022 की मीटिंग जो थी दैट वाज 2022 की मीटिंग जो दैट वाज इन इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। हमें बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Development that ensures the economic growth of a country. Development that increases the standard of living for all people. Development that uses all available resources for immediate gain. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका मीनिंग जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द डेवलपमेंट that meets not only the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो फ्यूचर है उसका भी ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रेफर्स टू। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है द एरियाज विद हाई लेवल ऑफ biodiversity that are under threat, areas where new species are being discovered, areas with large number of endemic species, areas with high temperature and high diversity। ठीक है, तो हमें बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो रेफर किसको करता है यहाँ पे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है दीज आर एक्चुअली द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे एक्सट्रीमली रिच बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, एंड दोज आर ऑल्सो अंडर द थ्रेट बाय ह्यूमन हैबिटेशन। इस टर्म को जो है एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म को जो है इसको ये भी आप याद रखोगे सर नॉर्मन मायर्स ने दी थी इन 1988। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, ये याद रखना है। इंडिया में जो है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, 4 वैसे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एरियाज विथ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड दैट आर अंडर थ्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आप याद रखोगे कि इंडिया में जो है देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, जिसका आपका वेस्टर्न घाट आता है, हिमालयाज, इंडो बर्मा और आपका संडालैंड आता है दैट इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 4 जो हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड विद इंटरेक्शन इट इज नोन एज। ऑप्शन ए इज म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी इज प्रेडेशन, ऑप्शन सी इज कंपटीशन, ऑप्शन डी इज कम्युनलिज्म।
तो अगर दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा आ रहा है इंटरेक्शन से तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में जो है इंटरेक्शन होती हैं बोथ द स्पीशीज़ और बेनिफिटेड, ठीक है। और आपका जो प्रेडेशन है, प्रेडेशन में क्या होता है, प्रेडेशन में एक को फ़ायदा आता है और एक को नुकसान आता है, ठीक है। एंड पैरासाइटिज्म जो है उसमें भी यही सेम केस होता है, एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। कंपटीशन जो है, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, कंपटीशन में दोनों का नुकसान, इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ, ठीक है। तो कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म जो है दैट इज़ एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है और दूसरे को ना फ़ायदा मिलता है ना नुकसान मिलता है, ठीक है। वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशीज़ इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉट हार्मड, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा मिले उसको जो है म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एसिड रेन इज़ मेनली कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ, हमें बताना है कि एसिड रेन जो है वो मेनली किससे काज होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन बी इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन सी इज़ ओजोन एंड वाटर वेपर, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Let us move to the next question. Next question is what is the main goal of Ramsar Convention? तो main goal क्या है रामसर कन्वेंशन का? Protecting endangered species, conservation of wetland, reducing carbon emissions, promoting renewable energy। तो रामसर कन्वेंशन जो है आपको पता ही है 1971 में जो है, it was started in 1971। तो इस ट्रीटी को जो है 1971 में जो है क्या कहते हैं इसको साइन किया गया था एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975 में जो है ये फोर्स में आई। और इसका जो मेन मोटिव था दैट वाज टू कंजर्व ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये कन्वेंशन जो है ये ईरान की सिटी दैट इज़ नोन टू बी द रामसर वहाँ पे हुई थी 1971 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975 में ये फोर्स में है। और प्रेजेंटली जो है इंडिया में वी हैव 82 रामसर साइट्स एंड 5 जो है जम्मू एंड कश्मीर में आपकी 5 रामसर साइट्स हैं करंटली। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। Let us move to the another question, that is the concept of ecological footprint refers to। तो ecological footprint का हमें बताना है मीनिंग, the impact of person or community on the environment, the area of land required to produce food for for population, the total amount of greenhouse gases produced by human activities, the amount of land covered by forests। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है इसका एक्चुअली आइडिया दिया था दैट वाज द मैथिस वैकर जनरल, ठीक है। मैथिस वैकर जनरल ने इसका आइडिया दिया था एंड विलियम रेस एक और पर्सन थे दैट वाज नोन एज विलियम रेस। 1990 में ये आइडिया आया था और इसका मतलब जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज़ एक्चुअली द रिसोर्स अकाउंटिंग टूल, और ये मेजर करता है हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस वेस्ट इन कंपैरिजन टू हाउ फास्ट नेचर, हम कितनी फास्टली जो है रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं और जो वेस्ट वगैरह है उसको प्रोड्यूस कर रहे हो इन कंपैरिजन टू कि नेचर जो है वो नए रिसोर्सेज में उसको कितना टाइम लगता है जनरेशन में, और जो हमने वेस्ट प्रोड्यूस किया उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, दैट इज़ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये याद रखना है। तो ये एक्चुअल में है इट इज़ एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ ए पर्सन ऑन कम्युनिटी ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है इट एक्चुअली इज़ अ रिसोर्स अकाउंटिंग टूल जिससे हम मेजर करते हैं कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज और हम जो वेस्ट हैं प्रोड्यूस करते हैं इन कंपैरिजन की जो नेचर है वो नए रिसोर्सेज को जनरेट करे एंड जो हमने क्या कहते हैं इसको वेस्ट वगैरह जो है उसको एब्जॉर्ब करने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीच जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है उस स्पीशीज़ को कहते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो स्पीशीज़ को जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है। और इनमें से ऑप्शन जो है दैट इज़ अफ्रीकन एलिफेंट, जेंट पांडा, जावन राइनासोरस, ऑप्शन डी इज़ बैल्ड ईगल। तो इट इज़ द जावन राइनासोर दैट इज़ कैटेगराइज्ड इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और ये कैटेगरी जो है इट इज़ डन बाय IUCN। तो IUCN ने ये कैटेगराइज किए हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको 1948 में अडॉप्ट किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो अपने रेड डेटा बुक का नाम सुना होगा। ठीक है, IUCN का रेड डेटा बुक, द फेमस रेड डेटा बुक दैट इज़ इट कंप्राइजेज द लिस्ट ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज़। तो ये जो है ये बुक जो है दैट इज़ रिलीज्ड बाय द इट इज़ एक्चुअली द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Question number 13 is which type of pollution is most closely associated with thermal power plants? इनमें से कौन सा pollution जो है that is associated with thermal power plants? Option A is air pollution, option B is water pollution, option C is soil pollution, option D is noise pollution. तो the pollution that is closely associated with the thermal power is, तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आएगा, that is air pollution. Let us move to the next question. Next question is which international agreement aims to combat desertification? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो किसके लिए अडॉप्ट किया गया था डेजर्टिफिकेशन के, टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। ऑप्शन ए इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज़ पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन सी इज़ ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्ट, दैट इज़ UNCCD। ऑप्शन डी इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। और इसको जो है अडॉप्ट किया गया था इन 1994। तो 2024 में जो है इसके 30 ईयर्स कंप्लीट हुए। ठीक है, तो इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, दैट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। और इसको जो है 1994 में अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। हमें बताना है कि यूट्रोफिकेशन क्या है। ऑप्शन ए इज़ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज़, द एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन डी इज़ द डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स। तो यूट्रोफिकेशन जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज़। तो पोल्यूशन की वजह से जो क्या कहते हैं इसको, ओशन वगैरह में, वाटर बॉडीज़ वगैरह में जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है दैट प्रोसेस इज़ नोन एज, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। तो हमें बताना है कि जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड, अपराइट, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। ठीक है, नन ऑफ द एबो। तो पैरामिड होता क्या है एक्चुअली, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी कैन से द बायोमास और बायो प्रोडक्टिविटी एट डिफरेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल जो होती है। ठीक है, हर ट्रॉपिक लेवल पे जो बायो प्रोडक्टिविटी होती है जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको पैरामिड कहते हैं। ठीक है, और आपके इकोलॉजिकल पैरामिड्स में 3 आते हैं। नंबर 1 जो है आपका पायरामिड ऑफ एनर्जी आता है, पायरामिड ऑफ एनर्जी आता है। दूसरा जो है आपका पायरामिड ऑफ बायोमास आता है। तीसरा जो है आपका पायरामिड ऑफ नंबर आता है, पायरामिड ऑफ नंबर आता है। और जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है दैट इज़ ऑलवेज अपराइट। ठीक है, बाकी बायोमास एंड नंबर जो है दैट मे बी अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, बट पायरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट। ये अपराइट क्यों होता है, द फेमस जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी है जो 1942 में लिंडमैन ने दिया था 1942 में, तो उसके हिसाब से जो है
द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो है एनर्जी ट्रांसफर दैट इज़ ओनली 10%। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 10 ही होगा, फिर 10 का 10% कितना हो गया, वो 1 हो गया। इसी तरह फिर आगे 0.1। तो दिस इज़ द एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज़ जब इकोसिस्टम में एनर्जी पास होती है ऑन ईच ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ पासड ऑन, ठीक है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ पासड ऑन। तो यहाँ पे जो है आप याद रखोगे कि पैरामीटर ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, अपराइट होता है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, ESA इज़ अ लॉ डिजाइनड टू, तो ESA जो है दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, तो ये किसके रिगार्डिंग है? ऑप्शन ए इज़ रेगुलेट एयर एंड वाटर पोल्यूशन, प्रोटेक्ट स्पीशीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, प्रमोट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो ESA जो है इट इज़ एक्चुअली अ लॉ दैट इज़ डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Let us move to the next question. Next question जो है that is which of the following is a consequence of the ozone layer depletion? Option A is global warming, option B is increased UV radiation reaching Earth, option C जो है that is acid rain, option D जो है that is loss of biodiversity. तो one of the important consequences, one of the main consequences जो ozone layer depletion का है that is the increased UV radiation reaching Earth. Option number B जो है इसका correct answer आएगा। Let us move to the another question that is which of the following species is known as engineers of ecosystem? इनमें से किस species को जो है engineers of ecosystem कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज एंडेमिक स्पीशीज, ऑप्शन बी इज एक्सोटिक स्पीशीज, ऑप्शन सी इज कीस्टोन स्पीशीज, ऑप्शन डी इज इंडिकेटर स्पीशीज, ठीक है, इंडिकेटर स्पीशीज। तो आपकी जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं दैट आर एक्चुअली एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो उन स्पीशीज़ को कहते हैं विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में कोई स्पीशीज़ जो है फाउंड होती हैं उसको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे आपका यहाँ पे इंडिया में गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे एशियाटिक लाइन जो है दैट इज़ ओनली फाउंड इन गिर नेशनल पार्क इन गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ एन एंडेमिक स्पीशीज़। उसके बाद जो है आपका एक्जॉटिक स्पीशीज़ जो हैं दीज आर एक्चुअली द स्पीशीज़ जो हार्मफुल होती हैं टू द इकोसिस्टम, ठीक है, एंड इनमें आपका जो इक्लिप्टस आता है या हाइनसिन आता है, तो दो स्पीशीज़ आर विच आर हार्मफुल वी कैन से टू द इकोसिस्टम, उनको एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहा जाता है। इसके अलावा आपका जो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं इन्हीं को जो है इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीशीज़ जो होती हैं ये टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं, टॉप लेवल प्रीडेटर्स होते हैं, जिनमें आपका टाइगर या आपके जो पॉलिनेटर्स होते हैं दैट इज़ बटरफ्लाई, हनी बी, तो ये सभी जो हैं दीज कम इन द कीस्टोन स्पीशीज़, ठीक है। तो अगर ये कीस्टोन स्पीशीज़ ना, इन द एब्सेंस ऑफ दीज द एंटायर एनवायरनमेंट विल कोलैप्स, अगर ये टॉप प्रेडेटर स्पीशीज़ नहीं होती तो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Let us move to the next question and last question of this session is what is the rank of India in world biodiversity? इंडिया की रैंक हमें बतानी है। ऑप्शन ए इज़ 8th, ऑप्शन बी इज़ 15th, ऑप्शन सी इज़ 2nd, ऑप्शन डी इज़ 5th। तो आपको पता ही इंडिया इज़ among the 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी नेशंस, और इंडिया में जो है देयर इज अराउंड 8.1% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है 8.1%। और इंडिया की रैंक जो है, रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है करंटली दैट इज़ द 8th, ठीक है, दैट इज़ द 8th। तो इसके लिए क्राइटेरिया होता है बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं इसको, मेगा डाइवर्सिटी नेशन के लिए। तो क्राइटेरिया क्या होता है दैट इज़ आपकी कंट्री में जो है दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 5000 ऑफ वर्ल्ड्स एंडेमिक स्पीशीज़, वर्ल्ड्स एंडेमिक प्लांट्स, ठीक है, एंडेमिक प्लांट्स। तो जितने भी वर्ल्ड में एंडेमिक प्लांट्स हैं उनमें से 5000 आपकी कंट्री में होनी चाहिए, और आपकी कंट्री में जो है मैरीन इकोसिस्टम होना चाहिए,
तो दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर ए वी कैन से मैगो बायोडाइवर्स कंट्री, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरियाज फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है आपको इंक्लूड किया जा सकता है मेगा बायोडाइवर्स कंट्री में। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 8th। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो जितने भी हमारे साथ जुड़े इस सेशन में वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी कि आउट ऑफ 20 जो है आपका कितना स्कोर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।